और मणिपुर पुलिस ने 1 जून 2023 से 12 सितंबर 2024 तक जो हथियार बरामद किए हैं सर, उनमें जो कुकी विद्रोही हैं वो भारतीय हथियारों के अलावा चाइना मेड, अमेरिका मेड, इंग्लैंड मेड, जर्मन मेड और म्यांमार में बने हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कुछ हथियार को मैं सर मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि आप इसे जानते होंगे भली भांति। HK416 ऑटोमेटिक राइफल जर्मन ओरिजिन है सर। 30 राउंड का मैगजीन लगता है इसमें और 850 राउंड पर मिनट की फायरिंग करता है सर। कॉल्ट AR-15 यूएस ओरिजिन है, जो कि 60 राउंड पर मिनट फायर करता है और 30 राउंड वाली मैगजीन इसमें लगती है। इसके अलावा M16 ऑटोमेटिक राइफल है, जो यूएस ओरिजिन है सर। इसको ये 700 से 900 राउंड पर मिनट फायर करता है। इसकी रेंज 450 मीटर है, 460 मीटर, और 20 से 30 राउंड की मैगजीन लगती है सर। AK असॉल्ट राइफल है, ये चाइनीज वर्जन है, चाइनीज वर्जन का ये हथियार है। हथियारों के बारे में सर आपको बेहतर पता होगा मुझसे, लेकिन ये सारे हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। ये मणिपुर पुलिस कह रही है सर, एक रिपोर्ट आई है। इसके अलावा M4A1 ऑटोमेटिक कार्बाइन राइफल है, जो कि यूएस मिलिट्री इस्तेमाल करती है। 950 राउंड पर मिनट का फायर होता है इससे, और 30 राउंड की मैगजीन इसमें पर मैगजीन लगती है। तो मैं सर ये समझना चाह रहा हूं सर कि इतने हथियार वहां पर कैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, क्या आपको लगता है क्या हो सकता है? हालांकि मामले में NIA की एंट्री हो चुकी है, और जो रिसेंट अभी अटैक हुए हैं उसमें NIA इस मामले की जांच करेगी। तो क्या कोई इंटरनेशनल टूल किट है, कोई अनरेस्ट फैलाना चाह रहा है, नॉर्थ ईस्ट को परेशान करना चाह रहा है सर? देखिए, ऐसा है कि ये जो सिचुएशन मणिपुर में पैदा हुई है, ये एक बड़ा कम्प्लेक्स फैक्टर है। शुरू में लोगों ने बोला नहीं नहीं साहब, ये मैती हिंदूज हैं, कुकी क्रिश्चियंस हैं, और जो गवर्नमेंट है वो हिंदुओं को बढ़ावा दे रही है। इसका हिंदू क्रिश्चियन इस्लाम मुस्लिम से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जो कुकीज हैं ये हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर, चाहे वो मणिपुर हो चाहे नागालैंड का इलाका हो, और यही जो लोग हैं ये म्यांमार के अंदर भी उतनी तादाद में है, बल्कि ज्यादा है। तो अभी जो म्यांमार के अंदर एक सिविल अनरेस्ट चल रहा है, वहां की गवर्नमेंट के खिलाफ एक विद्रोह चला हुआ है, उसके अंदर जो कुकी हैं वो एक बढ़ चढ़ के एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। वो सारे हथियारबंद हैं, वेल ऑर्गेनाइज हैं। इनका हथियार असला इनको अलग अलग सोर्सेज से मिल रहा है, चाहे वो चाइना के माध्यम से हो चाहे अमेरिका के माध्यम से हो। यहाँ जो आर्म्स डीलर्स हैं, जैसे हथियार अफगानिस्तान में अमेरिका छोड़ के चला गया, लाखों मिलियन के जो हथियार वहां छोड़ गया, M4 राइफल लेटेस्ट वर्जन जो है, वही हथियार आपको JNK के अंदर भी दिख रहे हैं, वही हथियार आपको यहाँ मणिपुर में भी दिख रहे हैं। जहां तक AR सीरीज का सवाल है, ये 5.56 के इसके अंदर एम्यूनिशन चलता है। और जो हेकलर एंड को HK की आप बात कर रहे हैं, वो हेकलर एंड को जर्मन कंपनी है, और ये हथियार जो है पाकिस्तान आर्मी भी इस्तेमाल करती थी। तो जब ये हमने बांग्लादेश को लिबरेट किया, उस समय भी पाकिस्तान आर्मी के पास में G3 हेकलर एंड को राइफल थी। ये 7.62 स्टैंडर्ड जो राउंड होता है, वो इस्तेमाल करते थे। और AK-47 तो आपको मालूम ही है कि ये चाहे चाइना के माध्यम से आ रही हो या जो भी हो, ये हथियार जो इस इलाके के अंदर इनकी भरमार है। यही हथियार हमारे जो अपने मिलिटेंट ग्रुप हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, चाहे वो उल्फा हो चाहे BLT हो या NDFB हो या PLA हो, ये सारे ग्रुप भी वही हथियार लेके इस्तेमाल करते हैं अलग अलग इलाकों के अंदर। तो ये जो हथियार है ये म्यांमार के माध्यम से हमारे अंदर आते थे, म्यांमार के अंदर ये ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहे हैं। और जो हमारा एक एग्रीमेंट था बॉर्डर के अंदर की 15 किलोमीटर हमारे इस तरफ और उसकी तरफ लोग फ्री ट्रेड कर सकते हैं, आने जाने में कोई रुकावट नहीं थी। अब वो 15 किलोमीटर आ रहा है कि 20 किलोमीटर आ रहा है के अंदर ही आ गया, तो इसके ऊपर कोई चेक नहीं था। इसके चलते ये जो पूरा इलाका है, कुकी लोग लगातार इधर प्रोलिफरेट करते चले गए, पूरे पहाड़ी इलाकों में इन्होंने कब्जा कर लिया। और जो हमारे मैती थे जो इन पहाड़ों में रहते थे, उनको पुश बैक करके वैली के अंदर धक्का मार दिया। तो अभी ये जो जंग चल रही है लैंड ग्रैबिंग है, इसके अंदर फॉरेन इन्वॉल्वमेंट भी है, इसके अंदर वो हिंदू और क्रिश्चियन एंगल नहीं है, ये एक बड़ी साजिश है। आपने सुना होगा जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो जिसको डिस्पोज ऑफ किया गया, शेख हसीना साहब, उन्होंने बोला था कि अमेरिका उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि एक
एक क्रिश्चियन नेशन बनाना चाहते हैं हमारी बाउंड्री और बांग्लादेश, म्यांमार और हिंदुस्तान की बाउंड्री के अंदर। ये सारा जो प्रचलन चल रहा है ये उसका मिला जुला एक नतीजा है। अभी इसको हम लोग जो है बड़े सहम के मेच्योरिटी के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि अफसा का जो यहाँ पे प्रोविजन था वो हटा दिया गया था मणिपुर से। अभी क्योंकि ये लगातार ये वारदातें हो रही हैं और आप नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन से इसको हैंडल नहीं कर सकते। ये ऑर्डर नॉर्मल पुलिसिंग से आप इसको काबू नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर आप हमने अभी अफ्ता हटाया और लगाया है कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनको डिस्टर्ब एरिया डिस्टर्ब किया है, मतलब उसको डिक्लेयर किया है, क्योंकि डिस्टर्ब एरिया स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है। जब स्टेट गवर्नमेंट उसको डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करती है तब सेंटर क्या होता है कि वहां पे एडिशनल फोर्सेस भेजता है उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। अभी आपने सुना होगा 50 कंपनियां एडिशनल बीएसएफ सीआरपीएफ के वहां डिप्लॉय की जा रही हैं पूरे इलाके के अंदर। हमारे जो असम राइफल है वो ऑलरेडी वहां पे है और जो इंडियन आर्मी है वो मतलब सपोर्टिंग रोल में आ रही थी। लेकिन अगर ये ऑल आउट ऑफेंसिव में हमें जाना पड़ गया तो उसके अंदर गवर्नमेंट हिचकिचाएगी नहीं, क्योंकि जो हमारे नागरिक है उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये हमारी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी हो चाहे और ऑपोजिशन हो, इनको समझना चाहिए ये एक इंटरनेशनल साजिश चल रही है जिसके अंदर पूरे देश को मिलजुल के इस सिचुएशन का सामना करना चाहिए। और इसलिए जो इसके अंदर पैटी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, ये एक नेशनल थ्रेट है जिसको हमें मिलकर निपटाना पड़ेगा। तो इसलिए जो हमारा जो रिस्पॉन्स है, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है, होम मिनिस्टर साहब ने भी अपनी पूरी जो उनका टूर था उसको रोक के अभी इसके ऊपर वो कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो ये होम मिनिस्ट्री अभी इसको टैकल कर रही है। अगर ये और सिचुएशन गंभीर होगी तो और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्वॉल्व हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमको अपने पूरे नेशनल रिसोर्सेज को लगाना पड़ेगा। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारा म्यांमार गवर्नमेंट के साथ तालमेल, हमारा और जो यहाँ का नेबरहुड है, जियो पॉलिटिक्स, इसको साथ के रखना पड़ेगा। और हमारा जो अभी अमेरिका के अंदर जो गवर्नमेंट चेंज होगी ट्रम्प साहब के आने के बाद, और ये जो डीप स्टेट कार्रवाई कर रहा था जो बांग्लादेश के अंदर भी हुआ, जो मोहम्मद यूनुस को वहां पे बिठा दिया गया, हो सकता है इस चीजों के ऊपर अभी काबू आएगा। ओवर टू यू विके। सर मेरा एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, ये जो हथियार जिसके बारे में आपने भी बताया मुझे, ये कोई दिवाली के पटाखे तो है नहीं सर, इनकी कीमत लाखों में होती है, ये 100 200 500 1000 रुपए के गन तो है नहीं। ये कैश फ्लो कहां से चल रहा है सर? ये जो इतना जबरदस्त तरीके से कैश जो घूम रहा है मणिपुर में और एक समुदाय के बीच में स्पेशली, इतना फंड आ कहां से रहा है सर? मेन सोर्स तो फंड है। आपको याद होगा सर, आप मुझसे बेहतर तरीके से जानते होंगे, कश्मीर में जब मौजूदा सरकार ने कश्मीर में आतंकवाद पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू की, सबसे पहले उन्होंने कैश फ्लो तोड़ा, तब जाकर कश्मीर को आर्मी ने बहुत हद तक कंट्रोल कर दिया और अब ऑलमोस्ट 95-97% तक कंट्रोल कर लिया है। लेकिन मणिपुर में सर इतने जबरदस्त हथियार, लाखों रुपए के हथियार, करोड़ों रुपए के आर्म्स खुलेआम कैसे डील हो रहे हैं सर? और ये कैश फ्लो कहां से है सर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हम जब भी बोलते हैं कि किसी इंसर्जेंसी मूवमेंट को कंट्रोल करना है तो उसमें 3-4 जगह टारगेट किया जाता है। उसकी लीडरशिप, उनकी सेफ सेंचुरीज, उनका हथियार असला कहां से आ रहा है, उनको फंडिंग कौन कर रहा है। तो ये 4-5 बड़े मुद्दे होते हैं। लीडरशिप कौन सी है, बैकअप कौन कर रहा है, कौन से मुल्क हैं, फंडिंग कौन कर रहा है। तो अभी जो ये इलाके के अंदर फंडिंग चल रही है ये 3 प्रकार से चल रही है। एक तो है ड्रग मनी। ड्रग मनी आपको मालूम होगा कि ये पूरे इलाके के अंदर जो एक पूरा ड्रग माफिया भी काम कर रहा है, जो म्यांमार के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो ये ड्रग्स का धंधा चल रहा था, ये इंटरनेशनल रैकेट है, वो उससे बहुत बड़ी तादाद में इनको पैसा मिलता है। आपको याद होगा कि जो सीएम है अपने मणिपुर के, उन्होंने जितना ये पॉपी ग्रोइंग चल रहा था मणिपुर में उसके खिलाफ कार्रवाई करी, और ये कार्रवाई जो है ये पूरे कुकी जो है इसके अंदर इन्वॉल्व थे वो। अभी जब ये इनके ऊपर ये कार्रवाई चालू हुई, म्यांमार के अंदर से इनके पास ड्रग मनी आता है, दूसरा पैसा चर्च के माध्यम से, तीसरा पैसा जो
भारत के दुश्मन हैं, या वो फोर्सेज जो हैं जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, उनकी फंडिंग, अब मैं नाम नहीं ले रहा किसी का इन पर्टिकुलर, जब तक हमारे पास एकदम 100% प्रूफ ना आ जाए। तो ये जो डीप स्टेट है अलग अलग मुल्कों के, चाहे वो पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, चाइना हो, म्यांमार के अंदर जो और ग्रुप है, तो ये सारा मिलकर एक खिचड़ी पैदा हो रखी है, जो एक बहुत खतरनाक खिचड़ी है यहाँ के लिए। और हमको जो इस चीज को समझ के, इस चीज को टारगेट करके, उसको जो इनका जो फंडिंग है, जो हवाले का माध्यम से इनको पैसा आता है, यहाँ जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है अलग अलग बैंकों के माध्यम से, उसके ऊपर काबू करना पड़ेगा, जहां तक फंडिंग का सवाल है। और जहां तक सपोर्ट आ रहा है, जो अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है हर एक मुल्क की, वही जाके ऐसा कार्रवाई कराती हैं अलग अलग देशों में, जहां पे उनका जो डीप स्टेट है या उनका जो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव है कि वो किस इलाके को डोमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो जी आपने मुद्दा उठाया बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फंडिंग के साथ आप कोई भी हथियार दुनिया से कहीं से भी मंगा सकते हैं। आर्म्स डीलर होते हैं, हर एक जगह होते हैं, बड़ी कंसाइनमेंट आती है, चाइना बेचता है हथियार, म्यांमार के अंदर जो ग्रुप्स है वो बेचते हैं हथियार, हमारे अपने जो इंसर्जेंट ग्रुप है ये भी वहीं से खरीद के लाते थे हथियार, चाहे वो अलग अलग ग्रुप हमारे उल्फा हो गया, बीएलटी हो गया, एनडीएफबी हो गया, कईयों के साथ अभी समझौता हो गया है, कोई अभी भी एक्टिव है। तो ये सारे हथियार असला जो है, फंडिंग क्या होता था, एक्सटॉर्शन, पैसा उगाई, पब्लिक से पैसा उठाना, ड्रग मनी, ठीक है, ड्रग का सेल, बैंकों को लूटना, चुंगी लगाना, अलग अलग टैक्स लगाना, जो आपका वहां पे गाड़ियां जा रही हैं, हर एक से पैसा इकट्ठा करना, तो एक बहुत बड़ा रैकेट है। तो इस रैकेट को काबू करने के लिए सब एजेंसीज को मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। और खास करके नेशनल लेवल पे हमारी पूरी ऑपोजिशन पार्टीज को, गवर्नमेंट को मिलकर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर ये कुछ नहीं है कि हम सब कांग्रेस हैं, ये बीजेपी है, कोई बोले साहब हम कम्युनिस्ट हैं। आप अगर नेशनलिस्ट हैं, आपको भारत का हित चाहिए, तो आपको मिलकर करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करते तो आप एंटी नेशनल। ओवर टू यू। एक आखिरी सवाल सर, आपसे चाहूंगा जानना मैं, एक बहुत मेरे ऑफिस में एक मित्र से बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि ये ट्रंप के जीतने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं, उसके बाद से मणिपुर का चैप्टर अचानक से खुला है, तो क्या इस पे कनेक्शन हो सकता है? उन्होंने कहा कि मेरा सवाल हाइपोथेटिकल है, इसका कोई कनेक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वो और अच्छे होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इंडिया यूएस रिलेशनशिप, चूंकि पीएम मोदी और ट्रंप की अच्छी दोस्ती है, तो इस वजह से देखिए, चाइना में अनरेस्ट हो, पाकिस्तान में अनरेस्ट हो, और वो चाह रहे हो कि भारत में एक स्टेट को डिस्टेबलाइज किया जाए। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान और चीन मिलके लगातार भारत को डिस्टेबलाइज करने की चेष्टा आज से नहीं बहुत सालों से कर रहे हैं। और अभी जो चल के चीन को भी समझ आ गया है कि भारत के साथ दुश्मनी लेने का फायदा कोई नहीं है, उनको इकोनॉमिकली बहुत नुकसान होगा। और भारत कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, एक सेकंड, सॉरी, जो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ के लिहाज से सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है हमारी, और पावर के लिहाज से फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी है। न्यूक्लियर पावर है हम, एक राइजिंग इकोनॉमिक पावर है हम, तो हम कोई छोटा मोटा वो बनाना रिपब्लिक नहीं है। तो अगर यूक्रेन जैसा छोटा मुल्क अमेरिका की मदद से, रूस जैसे बड़ी सुपर पावर से तीसरा साल चल रहा लड़ते हुए, तो अगर हिंदुस्तान जैसा मुल्क लड़ पड़ा चीन के साथ, तो चीन का क्या असर होगा? हमारी आबादी उसकी आबादी तकरीबन बराबर है अभी। तो ये चीन को समझ आ गया। पाकिस्तान कटोरा लेके भिखमंगी कर रहा है अभी, हिंदुस्तान की करेंसी छापता था पाकिस्तान की आरबीआई के अंदर, वो ड्रग जो है ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से भेजते थे। इन्होंने वहां पे जो ड्रग कार्टल्स हैं उनके साथ में इन्होंने तालमेल करा हुआ था, इन्होंने अपने बैंक इस्तेमाल करके वहां से मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। तो जो पाकिस्तान आर्मी है एक माफिया है, वो पाकिस्तान आर्मी नहीं है। उनके लिए पाकिस्तान मुल्क का कोई लेना देना नहीं है, वो गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, पाकिस्तान भुक्को मर रहा है। तो हमको पाकिस्तान आर्मी को निपटना है, आईआरसी के साथ निपटना है, चाइना के जो एजेंसीज उनसे निपटना है। और अमेरिका का जो ये डीप स्टेट था, जो बाइडेन साहब के कार्यकाल के दौरान यहाँ पे एक्टिव हुआ, ट्रंप साहब के आने के बाद उन्होंने बोला है कि उस डीप स्टेट को वो जड़ से उखाड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ट्रंप साहब जो बोल रहे हैं करेंगे,
और जो हमारे रिश्ते हैं मोदी साहब का ट्रंप साहब के साथ, एक अच्छा उनके साथ तालमेल है। और मुझे उम्मीद है कि ट्रंप साहब ये जो नॉनसेंस की जा रही है उनके डीप स्टेट के द्वारा उसके ऊपर लगाम लगाएंगे। और मैं सर एक और बात बोलूंगा यहाँ जी कि बोलिए सर। ट्रंप साहब के वो क्या बोलते हैं, ओथ सेरेमनी से पहले जो ये 2 महीने का वक्त है, इस दौरान ये भागदौड़ करने की कोशिश करेंगे कि हम कितना नुकसान कर पाए या कितना डिस्टेबलाइज कर पाए। उसके बाद ये सिचुएशन जो है वो सेटल डाउन होगी। सर एक छोटा सा जाते जाते सवाल, चूंकि मैं आर्मी को बहुत एडमायर करता हूं सर, और आप लोगों को भी बहुत एडमायर करता हूं, और मेरा सवाल ये है कि अगर आर्मी को खुली छूट दे दी गई तो मणिपुर कितने देर में बिल्कुल पीसफुल और शांत किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान की फौज बिल्कुल अपने नागरिकों की सुरक्षा हिफाजत को लेके काम करती है। आपने देखा होगा पूरे जितने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन आज तक चले, चाहे पंजाब में, नॉर्थ ईस्ट में तो सबसे पहले शुरू हुआ, नागालैंड में 1950 के दशक से चल रहा है। उसके बाद में हमने पंजाब में देखा, फिर जे&के में देख रहे हैं। कहीं पर भी भारतीय फौज ने नाजायज फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। अभी मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूंगा। श्रीलंका के अंदर श्रीलंकन फौज ने एलटीटी को मार मार के खत्म कर दिया। दुनिया की किसी पावर ने ह्यूमन राइट के ऊपर कोई सवाल नहीं पूछा। आज के दिन में इजराइल ने हमास का मार मार के धुआं निकाल दिया। 42,000 से ज्यादा लोग मारे गए। दुनिया में क्या हंगामा हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हिंदुस्तान की फौज अपने नागरिकों के ऊपर वो काम नहीं करती। अगर हिंदुस्तान की फौज उस तरह से काम करने लग जाए तो कोई भी इंसर्जेंसी यहाँ पे 6 महीने से ज्यादा नहीं टिक सकती, जड़ें काट के फेंक दी जाएंगी। लेकिन हम लोग जो हैं अपने नागरिकों को डील कर रहे हैं, तो हम उसको उस मद्देनजर से लेके चलते हैं। तो आपने जो सवाल पूछा कि हम कितने दिनों में डील कर सकते हैं, अगर वो ऑल आउट है तो कोई भी नहीं टिक सकता। अब मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ श्रीलंका का, इतना सा मुल्क है वो, और एलटीटी बहुत पावरफुल एक मिलिटेंट ग्रुप था वो, जो कॉमनली उनके हाथ काबू नहीं आ रहा था। जब इंडिया ने सपोर्ट विड्रॉ कर दी, एलटीटी का जो भी सपोर्ट मिलता था किस जमाने में, श्रीलंका को खुली छूट मिल गई, तो उन्होंने उनको जड़ से खत्म कर दिया। उनका एक एक जो जवान जुआ था वहां तमिल, उसको पकड़ के यहाँ मार दिया, यहाँ जेल में डाल दिया। उनको बर्बाद कर दिया पूरा। टैंक इस्तेमाल करे, हवाई जहाज इस्तेमाल करे, आर्टिलरी इस्तेमाल करी और खत्म किया। तो हिंदुस्तान की फौज वो नहीं करती है। हम अपने छोटे हथियारों से उनको डील करते हैं। हमने तो आज तक अटैक हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल नहीं किया कहीं, मैं जे&के के अंदर भी नहीं किया हमने। तो कहने का मतलब ये है कि अगर खुली छूट मिल जाए तो हिंदुस्तान की फौज के आगे कोई टिक नहीं सकता है। लेकिन हम सही तरीके से जो कायदा है उसके मुताबिक करेंगे। हमारे अपने नागरिक हैं, अगर दुश्मन सामने आएगा तो उसको खत्म कर दें, ठीक है। अगर फौरन कोई इंटरवेंशन हो रहा है उसको खत्म कर देंगे। ठीक बात है सर। शुक्रिया वीके दत्ता सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, और आपने बहुत खुलकर मुझे लगता है इस टॉपिक को दर्शकों को समझाया। और मुझे लगता है जो भी ये 20 मिनट का सेगमेंट देखेगा उसे मणिपुर का मामला मोटे मोटे तौर पर समझ में आ जाएगा। और जैसा कि आपने कहा कि मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए, सारी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ आकर देश के लिए, राष्ट्र के लिए बात करनी चाहिए, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वीके दत्ता सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू।